Hydrides are basically the compounds of hydrogen are hydrides. Hydrides are compounds of hydrogen. देखिए 3 तरीके के हाइड्राइड्स होते हैं. सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड्स, नेक्स्ट इज द कोवेलेंट हाइड्राइड्स, and the last one is metallic or interstitial hydrides. Metallic or interstitial. Hydrides. तो ये 3 तरीके के हाइड्राइड्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आयनिक हाइड्राइड से. तो आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर फॉर्म बाय द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो हाइड्रोजन दे आर बेसिकली फॉर्म बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एलिमेंट का जो आपस में कंपाउंड बनता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? आयनिक हाइड्राइड्स. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स एज वी नो. सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम. मतलब इन सब का कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ जो होगा वो क्या बोला जा रहेगा? आयनिक हाइड्राइड. ग्रुप 2 में क्या होगा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप. राजी नहीं लेंगे बिकॉज दैट्स अ रेडियो एक्टिव स्पीशीज. इनके भी हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स होंगे उसे क्या बोला जाना आएगा? आयनिक हाइड्राइड्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. लिथियम का कंपाउंड बनता है बेटा LiH, सोडियम का सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड. ये कंपाउंड्स हो गए सारे. बेरिलियम का बनेगा बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, मैग्नीशियम का बनेगा MgH2, कैल्शियम का बनेगा CaH2, स्ट्रोंशियम SrH2 एंड बेरियम. सो दीज आर माई आयनिक हाइड्राइड्स. यही होने चाहिए आयनिक हाइड्राइड्स क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं. लेकिन एक्सेप्शन इज कि बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड्स इन दोनों के अंदर क्योंकि कैटायन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है. इस वजह से बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड नहीं बोला जाता. तो नॉट आयनिक हाइड्राइड. इसको आयनिक हाइड्राइड ना बोल के हम लोग बेसिकली इन्हें बोलते हैं कि दे आर कोवेलेंट हाइड्राइड. लिथियम का साइज तो बहुत छोटा होता है बेटा. लिथियम का ज़्यादा छोटा होगा या बेरिलियम का? बेरिलियम का. तो फिर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम विल हैव इवन मोर स्मॉलर साइज कंपेयर टू लिथियम एंड सोडियम. सो इनमें फिर भी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा. हालांकि आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, बट स्टिल दे हैव मेजरली आयनिक कैरेक्टर. सो दे द मेजर बॉन्डिंग दे हैव इज आयनिक बॉन्डिंग. But here majorly we have the covalent character because of their extremely small size. तो इस वजह से बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, पर इनके हाइड्राइड्स को कोवेलेंट हाइड्राइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, आयनिक हाइड्राइड्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. नाउ सिंस आयनिक हाइड्राइड्स मैंने आपको बोला दे आर फॉर्म बाय द एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन. तो वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में ये इसलिए बनता है क्योंकि मुझे आयनिक हाइड्राइड्स उन कंपाउंड्स के साथ बनाना होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है. क्योंकि एक बात बताइए, जब आप ये आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे हैं, आपने लिथियम हाइड्राइड बनाया तो ऑक्सीडेशन चार्ज कैसा होगा? +1 -1 ना. मतलब टेक्निकली लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है. और आयनिक कंपाउंड हमेशा तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो. हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज गेन करा मतलब हाइड्रोजन शुड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू मेटल्स. तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट स्पेसिफिकली हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हाइड्रोजन से कम होता है. इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और हाइड्रोजन क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, हेंस फॉर्मिंग अ आयनिक कंपाउंड एंड वी गेट अ आयनिक हाइड्राइड. राइट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयनिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय all elements having less electronegativity than hydrogen. यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? कोई डाउट? बेटा इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना, देन हाइड्रोजन हैज टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस एलिमेंट. मतलब मुझे ऐसा कोई भी एलिमेंट लेना है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या हो? कम हो, तभी उसके अंदर आयनिक कंपाउंड बनेगा. बी और Mg के इसलिए नहीं बनते कि उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है. बेरिलियम का साइज मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा तो फजान्स रूल की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा. ठीक.
ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर छोटा होगा तो? I'll try to explain because it's a detailed topic. Just understand कि अगर केटायनिक कंपाउंड बन रहा है या एनायनिक कंपाउंड बन रहा है तो केटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगे ना. अगर केटायन का साइज छोटा होगा तो और एनायन का साइज बड़ा होगा, उस केस में केटायन जो है एनायन के इतने पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा. जब इस पोर्शन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका थोड़ा सा खराब हो जाएगा एनायन का, और देयर कैन बी अ चांस कि केटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप कर जाए. जब ओवरलैपिंग होती है देन देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट. तो फजान्स रूल सेज कि व्हेनेवर अ केटायन इज स्मॉलर इन साइज इट्स चार्ज डेंसिटी वुड बी हाई, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एनायन को अट्रैक्ट करेगा. एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ डिस्ट्रॉट हो जाएगा और देयर इज अ चांस कि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप कर जाए. व्हेनेवर द ऑर्बिटल्स ओवरलैप देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म. तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है. तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है और मोर ओवर इनके ऊपर जो चार्जेस है वो +2 हैं. तो चार्ज बहुत ज़्यादा, साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को. ओवरलैपिंग मे एग्जिस्ट एंड द कंपाउंड दैट वुड बी फॉर्म वुड बी कोवेलेंट इन नेचर रादर देन आयनिक, राइट. यहाँ तक बात क्लियर हुई हाइड्रोजन आयनिक हाइड्राइड्स में? हाँ गुरमन सिंह, अब समझ आ गया बात? ठीक है. अब अगर मैं बेटा आप लोगों से डिस्कस करूं कि इन सारे आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो ऐसा देखा जाता है इन आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी. जैसे कि आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, आई डोंट रिमेंबर कि तुम्हें याद है नहीं है, हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था जब केमिकल बॉन्डिंग में, तो हमने थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड की डिस्कस करी थी. 2 केसेस बना के, केस 1 एंड केस 2. केस 1 में हमने वो एलिमेंट्स रखे थे जो कि डिकम्पोज करके अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूटते हैं और उनकी स्टेबिलिटी जज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी. तो एक बात बताओ, अगर लिथियम हाइड्राइड है या कोई भी हाइड्राइड है, जब आप इसे तोड़ोगे तो आपको क्या देगा? लिथियम और हाइड्रोजन ही तो देगा, इसी से मिलकर बना है, यही तो देगा भाई. 2 एटम्स है तो टूटकर वही 2 एटम मिलेंगे ना. हाँ, अगर 3 एटम होते तो टूट के कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि तीनों एटम इंडिविजुअली मिल जाए या कंपाउंड मिल जाए. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, तो वी हैव कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. डिकम्पोज करेंगे तो क्या देंगे हमें क्या पता, क्या हो सकता है कैल्शियम अलग मिल जाए, हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाए, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, सेवरल पॉसिबिलिटीज. बट जब एक कंपाउंड 2 ही एटम से जुड़कर बना है तो वो तोड़ने पर वही 2 एटम देगा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. तो अगर इन सारे कंपाउंड्स को आप डिकम्पोज करोगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक होगा, और जब भी कोई भी एलिमेंट अपने कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक होता है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी. Can you be quiet for a while? So that would be explained on the basis of lattice energy. Now lattice energy is directly proportional to charge and inversely proportional to size. मतलब साइज बढ़ता है लैटिस एनर्जी कम होती है. और अगर लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी का चक्कर देखा जाए तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के. मतलब अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी. तो अगर मैं इन सब में बात करूं, लेट्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड, तो आप देखेंगे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा. साइज अगर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी. हेंस द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है गुरमन. सिमिलरली अगर बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड से कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड में जाएं, पहली बात ध्यान रखेंगे इन दोनों को मैं काउंट नहीं करने वाली. क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट है, ये आयनिक नहीं है. आयनिक सिर्फ ये 3 हैं. इन तीनों में भी अगर देखूंगी डाउन द ग्रुप जाऊंगी, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा, लैटिस एनर्जी कम, लैटिस एनर्जी कम, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. तो जो भी आयनिक हाइड्राइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती रहती है बेटा, डिक्रीज होती रहती है. यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई डाउट? लैटिस एनर्जी जो तोड़ने के लिए चाहिए, लैटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो चाहिए बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी. बेटा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज यूज्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स. दिस इज आयनिक बॉन्ड. आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी चाहिए होता है, और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसी भी बॉन्ड जब बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है उसको तोड़ने के लिए चाहिए.
यहाँ तक बात क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि हमारे पास जो भी ये हाइड्राइड्स होते हैं ये हाइड्रोलिसिस में चले जाते हैं बेटा, आराम से पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। इस केस में जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है, पानी में भी तो H+ और OH- होता है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा बेटा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा। तो लिथियम के साथ कौन जाएगा? OH, मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक, सिमिलरली कोई भी हाइड्राइड ले लीजिए, लेट्स से सोडियम हाइड्राइड को आपने वाटर के साथ ट्रीट करा, हाइड्रोलिसिस करा, आपको क्या मिलेगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्राइड्स का भी हाइड्रोलिसिस जो है मुझे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ लैब मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन्स। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द आयनिक हाइड्राइड्स यू हैव टू स्टडी, प्लीज नोट। तो covalent hydrides are basically formed by the p block elements and hydrogen, formed by p block elements and hydrogen. तो they are formed by p block elements and hydrogen plus p block elements के साथ तो बनता ही है, पर बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ भी तो हमारा जो हाइड्राइड बनेगा वो कौन सा होगा? कोवेलेंट होगा। ठीक, तो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड ये कोवेलेंट होंगे, प्लस ऑल द हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म बाय द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सारे के सारे जो होंगे कोवेलेंट होंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो बेरिलियम हाइड्राइड जो होता है वो बेटा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखेंगे। ये एक पॉइंट है जो आपके लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट, पर मैं पढ़ा यहाँ रही हूँ। तो ज़रा देखिए एक बार, बेरिलियम हाइड्राइड BH2 ऐसे होगा। ठीक, इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp होता है। ठीक, लेकिन जब ये बेरिलियम हाइड्राइड जो है डाइमर स्टेट में जाता है, डाइमराइज करता है, तो वो बना लेता है Be2H4। और डाइमराइज क्यों करता है बेटा? डाइमराइज इसलिए करता है क्योंकि अभी बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, मतलब इस बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बेरिलियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आप को क्या करेगा बेटा? डाइमराइज करेगा, बनाएगा Be2H4। जब Be2H4 बनाएगा, देखेंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस हिसाब से हो जाता है Be2H4 में। दिस इज Be2H4। Now you will see beryllium is forming 3 sigma bonds, which is nothing but changes its hybridization to sp2, and in that case 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसके पास अभी सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये सॉलिड स्टेट में जाके क्या कर सकता है बेटा? पॉलीमराइज कर जाता है, और पॉलीमराइज करने पे इट फॉर्म्स लाइक दिस। BeH4 के यूनिट्स आप देखेंगे इस तरीके से जो है उसका स्ट्रक्चर जो है अब बनने लगता है, कंटिन्यू होता रहेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी BeH4 का स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू होता रहेगा। नाउ यू विल नोटिस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है? sp3, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, और हर सिग्मा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो बेरिलियम हाइड्राइड एक तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, और अपने आप को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की वजह से वो पहले डाइमराइज भी करता है और वो पॉलीमराइज भी करता है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे इस डाइमराइजेशन में और इस पॉलीमराइजेशन में, ये जो बॉन्ड यहाँ जनरेट हुआ है ये एक तरीके का बनाना बॉन्ड है, या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ है। और इसी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से इवन इफ इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाए, मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड की ही कैटेगरी में रखूंगी। तो दिस इज व्हाट इज माय बेरिलियम हाइड्राइड। सेम इज एग्जैक्टली द केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम हाइड्राइड इज दिस, then it dimerizes to give you magnesium hydride like this, and then it can also be polymerized to give you magnesium hydride like this. And we go on this. तो इस तरीके के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं जो बेरिलियम के साथ बने हैं या मैग्नीशियम के साथ बने हैं, ये होते कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, और साथ में ये कौन से हाइड्राइड्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं, क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इस वजह से वो डाइमराइज भी कर रहा है, वो पॉलीमराइज भी कर रहा है, लेकिन डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज्म है
उस हिसाब से उसका जो बॉन्ड बना है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड अगेन। इस वजह से अभी भी इवन इफ का इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बोलूंगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ किससे है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से। यहाँ तक बात क्लियर हुई? पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए। तो ये दोनों हमारे हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा शुरू होते हैं हमारे ग्रुप 13 से, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 18 में ले नहीं रही बिकॉज वो तो हाइड्राइड्स बनाएंगे नहीं, दे आर नोबल गैसेस, है ना। तो ग्रुप 13 के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं, चाहे आप लो BH3, ALH3, इस तरीके से जो भी हाइड्राइड्स आप लेंगे एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स ही होंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, तो सारे हाइड्राइड्स उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ग्रुप 14 मतलब कार्बन के हाइड्राइड्स, देखिए CH4, SiH4, GeH4 एटसेट्रा, जितने भी हाइड्राइड्स होंगे, इन हाइड्राइड्स को बोला जाता है दे आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। मतलब इनके अंदर ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इनके अंदर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट नहीं है। जबकि ग्रुप 15, 16, 17 इनके हाइड्राइड्स अगर मैं लूं, जैसे 15 का हुआ अमोनिया NH3, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, PH3 लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। 16 का लूं वाटर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, H2S लूंगी 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। 17 लूंगी HF, फ्लोरीन के ऊपर देखिए लोन पेयर रहेंगे, HCl लोन पेयर रहेंगे। तो इन हाइड्राइड्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं वो सारे पी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये बात क्लियर होगी। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है, अपने आप को पॉलीमराइज और डाइमराइज करते हैं वाया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बात क्लियर होगी। अब पी ब्लॉक में अगर मैं आऊँ तो मैं ग्रुप 18 की बात करूंगी। ग्रुप 18 वाले हाइड्राइड्स बनाएंगे नहीं, तो हम शुरुआत करेंगे ग्रुप 13 से 17 तक। ग्रुप 13 के सारे हाइड्राइड्स जितने भी होंगे, चाहे वो बोरॉन बनाए, चाहे वो एल्यूमिनियम बनाए, चाहे वो गैलियम बनाए, चाहे वो इंडियम बनाए, चाहे वो थीलियम बनाए, सारे के हाइड्राइड्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं एक तरीके से बोरॉन हाइड्राइड इज BH3। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो पी ब्लॉक करेंगे उसमें हम नोटिस भी करेंगे कि BH3 को अगर आप ऐसे लिखोगे तो BH3 ऐसा हुआ ना बेटा, दिस इज व्हाट इज BH3। यू विल नोटिस बोरॉन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इस वजह से BH3 भी डाइमराइज करके क्या बना देता है बेटा, B2H6, जिससे बोला जाता है डाइबोरेन। और इसमें भी आप देखेंगे तो आपका जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दिस बॉन्डिंग अगेन वी विल डूइंग इन पी ब्लॉक, बट फॉर अ वाइल ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी बता रखी हूँ, अभी भी बता रही हूँ और पी ब्लॉक में बताऊंगी। तो यही एक चीज़ है जो बार बार रिपीट होती है और यही एक है जो तुम्हारे एंट्रेंस में आने वाला है। हालांकि इसे हाइड्रोजन का पार्ट नहीं बोला जाता, दिस इज द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो एनीवेज वी हैव डिस्कस कि 3 सेंटर 2 टाइप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। तो ओवरऑल ग्रुप 13 के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ग्रुप 14 कौन सी फैमिली आती है, कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना। इन सबके हाइड्राइड्स आप देखोगे इसमें ना कार्बन पे लोन पेयर आएगा और ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, हर बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसलिए इन हाइड्राइड्स को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। 15, 16, 17 के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं उनमें अंदर एक लोन पेयर, एटलीस्ट एक लोन पेयर रहता है, इसलिए उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच डज नॉट मीन दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स दे हैव मोर देन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So these all hydrides are electron rich. तो covalent hydrides electron precise, electron rich and electron deficient हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इन सब की हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ दीज कोवलेंट हाइड्राइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मीथेन या फिर कोई भी ग्रुप 14 का हाइड्राइड प्रिपेयर करना है तो ये प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड लेते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस मेरे को देता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन। देखिए कैसे होगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, रटने की जरूरत नहीं है इन रिएक्शंस को। प्रोडक्ट पूछे जाएंगे बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, क्योंकि Al4C3 है ना, इस कंपाउंड को देखो Al4C3। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है गुरमन, इधर नोट देख ले, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा 3+। क्रिस क्रॉस मेथड से एल्यूमिनियम पे 3+ हुआ तो कार्बन पे क्या हुआ 4-। तो जब पानी डालोगे तो पानी में H+ और OH- होता है। H+ को नेगेटिव पे भेजो, OH- को पॉजिटिव पे भेजो, तो Al के साथ OH जाएगा, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इस पे 4 नेगेटिव है तो इस पे 4 H जाएंगे और अल्टीमेटली तुझे क्या मिलेगा, मीथेन। डिड यू गेट द पॉइंट। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस मुझे क्या देगा, मीथेन। सिमिलरली देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2,
ये किसी भी टेम्परेचर पे रहता है। हाँ जी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज डन जनरली एट रूम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता, ये किया जाता है तो बहुत ही लेस रिएक्टिव स्पीशीज का किया जाता है। इनमें देखो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होगा, तो N के ऊपर कितना चार्ज आएगा 3-, तो N के ऊपर कितने H दोगे 3, क्या बनेगा अमोनिया। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। समझ बात को। सिमिलरली मैग्नीशियम फॉस्फाइड ले लिया Mg3P2, हाइड्रोलिसिस कराया तो अगेन P के ऊपर कितना चार्ज आएगा 3-, 3- मतलब 3H दे दो, क्या मिलेगा फॉस्फीन गैस PH3। इज दैट क्लियर। मामी ये बहुत वैसी गैस होती है ना। फॉस्फीन इज कैसी, हाँ इट इज पॉइजनस एंड इट इज यूज इन होम सिग्नल, पढ़ेंगे बाद में P ब्लॉक में, अभी इतना होम सिग्नल अब क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास 12th में। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जैसे मैंने BH3 अगर बनाना है, अब BH3 बेटा कभी भी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से नहीं बनता। BH3 को प्रोड्यूस करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, बोरॉन का कोई हेलाइड लेना पड़ता है, जैसे BCl3, BF3, BBr3, एनी हेलाइड, और इसे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करना पड़ता है। इसे बोलता जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ मैं इसे ट्रीट करूंगी तो देखिए जाके मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। बोरॉन हाइड्रोजन ले लेगा तो बना देगा अपना वो B2H6 विच इज डाइमर ऑफ BH3। Al के साथ भी Cl, Li के साथ भी Cl, मतलब AlCl3 और LiCl, दिस वुड बी द कंपाउंड। तो अगर मुझे कभी भी बोरॉन के कंपाउंड्स बनाने होंगे तो आई विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग इट विद द हाइड्रोलिसिस, वो कभी हाइड्रोलिसिस से नहीं बनते हैं। उनके लिए आपको बोरॉन का हेलाइड लेना पड़ता है और इसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करना पड़ता है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू गेट B2H6, बोरॉन हाइड्रोजन के साथ B2H6, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ AlCl3, लिथियम क्लोरीन के साथ LiCl। बात क्लियर है। और अगर आपको कोई और हाइड्राइड बनाना, चाहे ग्रुप 14 का, चाहे 15 का, चाहे 16 का, आप सिंपल डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। देखिए वाटर का प्रिपरेशन तो सिंपल ही हो जाएगा ना, H2 + O2 के वाटर। सिमिलरली H2S का प्रिपरेशन भी सिंपल हो जाएगा, H2 + S2 दे देगा वाटर। HFHCl को प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये जनरली एज सच एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप प्रिपेयर भी करना चाहते हैं देन यू हैव टेक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ले लीजिए, HF बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बेटा ले लिया ClF3, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। बताइए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे डेल नेगेटिव होगा, क्लोरीन पे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा, नेगेटिव। तो Cl किसके साथ जाएगा, OH के साथ, और F के साथ कौन जाएगा, H, तो आपको HF मिलेगा। ठीक, बट इस केस में आपको जो Cl मैंने बोला वो OH के साथ जाएगा, है ना। अब इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी ऐसा होना चाहिए जिसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +3, तो HOCl, HClO2, यू गेट दिस। देखिए -4 +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको ये इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में देयर इज अ डबल बॉन्ड O एंड OH एंड द रेस्ट आर द लोन पेयर्स, तो वी गेट HOCl। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शंस करेंगे उससे आप P ब्लॉक में P ब्लॉक के जितने भी कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं उनको प्रोड्यूस करा सकते हैं। इज दैट क्लियर? डोंट पैनिक अबाउट दिस रिएक्शंस, जितने मैंने रिएक्शंस करा दिए दे आर इनफ। आगे भी रिएक्शंस आते जाएंगे, उनसे भी आप प्रोड्यूस कराते जाएंगे। तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए और फिर एक आधा रिएक्शन में और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से आपको बेटा PH3 बनाना होता है तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आप फॉस्फोरस लेते हैं P4, उसे NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, साथ में वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, आपको मिलता है फॉस्फीन PH3 प्लस NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन क्लास 12th में वापस से आती है, तो हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल इतनी थोड़ी डिटेल्स आपको दे रही हूँ किस तरीके से आप इन हाइड्राइड्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, इधर हाइड्रोलिसिस से या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करके या फिर डायरेक्ट रिएक्शन H2 + O2 H2O या फिर कुछ इस तरीके से हाइड्रोलिसिस करके या फिर कोई इस तरीके से फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके, ऐसे क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, दिस इज इनफ for your hydrogen perspective. These reactions will come when you will talk about P block either in class 12th or in class 11th, and whenever you have to give your final exam आप class 12th और 11th के basis पे देंगे। All these reactions will be on your tips क्योंकि बार बार आपके सामने आती रहेंगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई, नोट कर लो। ये B2H चलिए
Interstitial hydrides are formed by the D block elements. Interstitial hydrides are formed by the D block elements. D block elements. They are non-stoichiometric hydrides. They are non-stoichiometric hydrides. Non-stoichiometric, अच्छा ठीक है। देखिए डी ब्लॉक बेटा ग्रुप 3 से शुरू होता है, तो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स इनके बनते हैं, ठीक है। ग्रुप 6 में से ओनली क्रोमियम जो है दैट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, सिर्फ क्रोमियम बनाता है मेटालिक हाइड्राइड और कोई नहीं बनाता। फिर ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 बेटा ये कोई भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाता है। एंड देन ग्रुप 10 टू ग्रुप 12 सारे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। ध्यान से सुनना, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 सारे बनाते हैं। ग्रुप 6 में से सिर्फ कौन बनाता है? क्रोमियम बनाता है, ओनली Cr, क्रोमियम फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड Cr। 7, 8, 9 कोई नहीं बनाता, फिर 10, 11, 12 सारे बनाते हैं। तो ये जो बीच में गैप आ गया ना 7, 8, 9 ग्रुप का जो हाइड्राइड नहीं बना रहा, इसको बोला जाता है बेटा हाइड्राइड गैप। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज हाइड्राइड गैप। तो हाइड्राइड गैप इज फ्रॉम ग्रुप 7 टू ग्रुप 9। ऑल दीज एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। बात क्लियर हुई? नाउ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते क्या है? ये इंटरस्टिशियल का मतलब समझते बेटा, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बीच की जगह, वॉइड्स। तो जो हमारा मेटल होता है, जो डी ब्लॉक का मेटल होता है, उसका एक बहुत बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे से वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट प्रेजेंट रहती है। तो हाइड्रोजन बेसिकली उस साइट्स के अंदर घुस जाती है और जो हाइड्राइड बनता है उसे बोलता है मेटालिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई किसी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं होती इंटरस्टिशियल मेटल या डी ब्लॉक मेटल या फिर हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन जस्ट गेट्स इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट इंटरस्टिशियल पोजीशंस। तो इस केस में कितनी हाइड्रोजन किसी मेटल के अंदर एड्सॉर्ब हुई है या उसकी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे गई है वो फिक्स नहीं होता। तो इसलिए हाइड्राइड्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे टाइटेनियम H 1 से 0.3 इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रैक्शन में 0.3, 0.5, 1 से 0.3। दैट टेक्निकली मीन्स कि टाइटेनियम का जो स्ट्रक्चर है उसमें या तो एक हाइड्रोजन या फिर फ्रैक्शन वाइज अगर देखा जाए 0.3 हाइड्रोजन तरीके से एड्सॉर्ब हो सकता है। तो दिस टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स आर नोन एज नॉन स्टोशियोमेट्रिक। मतलब इनमें क्या है, स्टोशियोमेट्री फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा 1:1 ही होगा, जबकि लिथियम हाइड्राइड में फिक्स्ड है ना 1:1 का कंपाउंड होगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड में फिक्स्ड है ना 1:2 का कंपाउंड होगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 1:what, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 1 से 2.3 के बीच में कोई भी रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन हाइड्राइड्स को बोला जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द हाइड्रोजन आर नॉट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, द हाइड्रोजन इज जस्ट गेटिंग इनटू द इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। इज दैट क्लियर टिल नाउ?